सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग देख रहे थे पादप के अंदर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। पहले हमने देखा था नर युग्मक के बारे में देख लिया था कि इसका निर्माण कैसे होता है, अर्थात पराग कण के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा था कि परागकण जो थे इनका निर्माण किसमें हुआ था, लघु बीजाणुधानी या किसमें हुआ था, पराग कोश के अंदर हुआ था। और हमको ये भी पता है कि परागकण जो होते हैं ना, वो किसी न किसी प्रकार से पराग कोश को स्फुटित करेंगे। ये पराग कोश जो होता है वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, इसमें दरार चलेंगी या इसमें स्फुटन होगा, और स्फुटन के जरिए से ये परागकण, इसमें बने हुए जितने भी परागकण या लघु बीजाणु होते हैं वो सब कहाँ निकल आएंगे, बाहर। अब बाहर जब निकलते हैं ना, पराग कोश से परागकण जब भी बाहर निकलेंगे तो लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर ये दो केंद्रकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। दो केंद्रकीय लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, और लगभग 40% एंजियोस्पर्म के अंदर तीन केंद्रकीय अवस्था में बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहां तक दो केंद्रकीय अवस्था आपको बताई थी कि एक तो होगा वर्धी केंद्रक और एक होगा जनन केंद्रक। जबकि तीन केंद्रकीय अवस्था जो होती है उसमें एक तो वर्धी केंद्रक होता है, एक वर्धी केंद्रक, और दो कौन से होंगे, जनन केंद्रक होते हैं। ये बताया था। जो 60% प्रकार के जो परागकण हैं, अर्थात दो केंद्रकीय अवस्था में बाहर निकलने वाले परागकण हैं, इनकी जीवन अवधि कैसी, लंबी होगी, और इनकी जीवन अवधि कम लंबी होती है, मतलब अल्प समय की होती है। अब बात आती है कि नर युग्मकों का निर्माण हमने पढ़ लिया। नर युग्मक जब भी परागकोश से बाहर निकलेंगे तो सामान्य तौर पे हमने देखा था कि एक परागकण के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है, और इस एक अगुणित केंद्रक से कितने, दो केंद्रकों का निर्माण होना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, परागकण का अंकुरण कहलाता है, या फिर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहलाता है। नर युग्मक बने उसके बाद में मेल गैमेटोफाइट्स की अवस्था आएगी, उसका निर्माण आएगा। मेल गैमेटोफाइट्स का जो निर्माण होगा उसका मतलब यही होता है कि परागकण के अंदर एक केंद्रक का, एक अगुणित केंद्रक जो होता है उसका कितने भागों में बंटना, दो भागों में। एक तो होगा वर्धी केंद्रक और एक होगा जनन केंद्रक। ये दो प्रकार के केंद्रकों में बंटना। यही अवस्था क्या होती है, परागकोश से बाहर निकलेगी, और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। इसी अवस्था को नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो पहले नर युग्मक का निर्माण और इसकी संरचना हमने पढ़ ली। नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ लिया, मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण हो गया। अब इस मेल गैमेटोफाइट्स में क्या होगा, विकास होगा। तो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि इसका विकास या डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। देखो एक मिनट, सबसे पहले ये देखा था कि नर युग्मक या परागकण, ठीक है, ये बने थे कहां पे, पराग कोश के अंदर। इनका निर्माण हो रहा है पराग कोश में, या लघु बीजाणुधानी। ये पराग कोश है, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, या पराग कणों का निर्माण हो गया। ये कई सारे परागकण हैं, और ये पॉइंट जो हैं इनके अंदर डॉट्स जो हैं ये केंद्रक की अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये एक केंद्रकी है और अगुणित है। अब परागकण, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, या इनको परागकण के नाम से जानेंगे। तो परागकण जो होते हैं ना, इनका अंकुरण जो हो रहा है, अर्थात परागकण से या नर युग्मक से नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये पराग कोश के अंदर होगा, लघु बीजाणु धानी के या पराग कोश के अंदर होता है। माइक्रोस्पोर का अंकुरण पराग कोश के अंदर होता है और इसको बोलते हैं इन सीटू, इसको हम इन सीटू के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिया होती है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस। ये जो होती है घटना, इसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस, कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण यदि पराग कोश के अंदर ही हो, पराग कोश के अंदर हो रहा हो और सामान्य तौर पे पराग कोश के अंदर ही होगा, तो ये घटना कौन सी होती है, इन सीटू, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीकॉशियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नर युग्मकोद्भिद का हमने निर्माण देख लिया कि केंद्रक इनमें कितने हो गए, 2 हो गए केंद्रक। अब इन केंद्रकों का विकास होगा। अब सुनो सामान्य कि जब भी इनके अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, ये 2 केंद्रक इनके अंदर बन गए, तो 2 केंद्रक बनने के बाद में या तो अनुप्रस्थ रूप से या अनुदैर्घ्य रूप से या छिद्रमय रूप से या कपाटीय रूप से, कल ये चारों बताए थे, अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुदैर्घ्य, छिद्रमय और कपाटीय किस प्रकार से होते हैं। इन चारों प्रकार से पराग कोश का स्फुटन होगा और स्फुटन होने से पराग कण कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलने के बाद में पराग कण जो होते हैं ना, ध्यान देना, जब आपको पुष्प की संरचना बताई थी तो उसमें जायांग के अंदर कहीं ना कहीं पे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा वाला भाग बताया था, ये वाला भाग। तो परागकण जो होते हैं ना, जैसे यहाँ ये परागकोश, तो यहां से परागकण निकल के कहाँ आएंगे, इस वर्तिकाग्र पे किसी ना किसी माध्यम पे, वो क्रिया हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे आएंगे। तो परागकण यहाँ पे आ जाएंगे, ये परागकण। तो परागकोश से परागकण जब निकलते हैं तो वो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर चुके होते हैं, यहाँ निर्माण कंप्लीट हो गया। अब यहाँ वर्तिकाग्र पे जाने के बाद में इनका क्या होगा, विकास। तो 2 चीज ध्यान रखनी है कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, ठीक है, कहाँ होता है, पराग कोश के अंदर या लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है, जबकि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स कहाँ पे होगा, वर्तिकाग्र पे होता है। यहाँ पे वर्तिकाग्र की जो ऊपरी सतह होती है उस पे जाके क्या होगा, इनका विकास होगा। अब विकास जब भी होगा इनका, तो ध्यान देना कैसे होगा कि परागकण निकल के कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पे पहुंच गए। अब वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद में आपको बताया था कि पराग कण जो होते हैं, पराग कण में कहीं ना कहीं पे जर्मपोर होते हैं या जनन छिद्र होते हैं। द्विबीजपत्रियों में 3 जनन छिद्र होते हैं और एकबीजपत्री में 1 जनन छिद्र होता है। तो जैसे ही परागकण यहाँ पहुंचे, परागकणों के पहुंचने के बाद में, परागकण जैसे ही पहुंचेंगे तो परागकण की जो जनन छिद्र होता है, जो कि वर्तिकाग्र की सतह से पास में होगा या जुड़ा हुआ होगा, तो उस जनन छिद्र से क्या होगा, एक हल्की सी अतिवृद्धि निकलेगी। जो इंटाइन भाग होता है परागकण का, जो इंटाइन भाग होगा, या केंद्रक कितने हैं, 2 केंद्रक हैं, एक वर्धी केंद्रक और एक जनन केंद्रक, और ये क्या होगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ इंटाइन वाला जो भाग होता है ना, जैसे ही परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र से जल और पोषक पदार्थ ही अवशोषित करेंगे और इंटाइन भाग में थोड़ी सी क्या होती है, अतिवृद्धि। और ये अतिवृद्धि कौन से भाग से निकलेगी, ये अतिवृद्धि निकलती है जर्मपोर से, अर्थात जनन छिद्र जो होते हैं वहां से अतिवृद्धि निकलेगी, किसी भी एक जनन छिद्र से। और ये अतिवृद्धि जो होती है, ये क्या है, जैसे यहाँ ये परागकण है, ये अतिवृद्धि वर्तिकाग्र को भेदती हुई, ये अतिवृद्धि वर्तिकाग्र को, जैसे ये वर्तिकाग्र की सतह है, तो इस सतह को भेदती हुई वो कहाँ प्रवेश करती है, वर्तिका के अंदर प्रवेश करती है, वर्तिका की ओर प्रवेश करती है। ये ध्यान रखना।
फिर इस अतिवृद्धि, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अतिवृद्धि जो निकली है ये थोड़ी सी क्या होगी, और वृद्धि करेगी और लंबी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं, पोलन ट्यूब, या इसको पराग नलिका के नाम से जानते हैं। पराग कण में नलिका जैसी संरचना बन रही है तो इसलिए इसको पराग नलिका के नाम से भी जानते हैं। तो पराग नलिका बन गई। पराग नलिका जो होती है इसमें क्या है, सबसे पहले ये वर्धी केंद्रक आ जाता है, सबसे पहले वर्धी केंद्रक आ जाएगा और कुछ मात्रा में यहाँ क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव्य आ जाएगा, और जनन केंद्रक जो होता है वो इसके पीछे होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा अगली स्टेज में कि ये पराग नलिका जो होती है ये धीरे धीरे और अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी, अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी। सबसे आगे की ओर क्या होगा, इनमें वर्धी केंद्रक होगा, सबसे आगे की ओर वर्धी केंद्रक, ये बाहर की ओर एक्साइन वाले भाग और होते हैं। सबसे पहले आगे आगे वर्धी केंद्रक, और फिर वर्धी केंद्रक जैसे जैसे पराग नलिका लंबी होती जा रही है तो वर्धी केंद्रक के पीछे पीछे जनन केंद्रक भी कहाँ जाएगा, इस पराग नलिका में आ जाता है। और कोशिका द्रव्य जो होगा वो परिधि के चारों ओर जमा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य जो होगा वो इन केंद्रकों के चारों ओर जमा हो जाएगा। ठीक है, जब आपको वर्तिका के बारे में बताया था, ध्यान करना, इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी उसमें आपको ये बताया था, ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं वर्तिका, या स्टाइल के नाम से जानते हैं। और वर्तिका के बारे में बताया था कि ये या तो ठोस हो सकती है अथवा ये क्या होगी, खोखली हो सकती है। वर्तिका जो होती है या तो ठोस होगी या फिर क्या होगी, खोखली होगी। ठीक है, अब ये पराग नलिका जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही है, इसमें ये आगे की ओर बढ़ रही है, मान के चलो यदि ये खोखली है, ये वर्तिका खोखली है, तब तो इस पराग नलिका को कोई भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि ये पराग नलिका मान के चलना ठोस है, ये सॉरी पराग नलिका नहीं, वर्तिका यदि ठोस है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वर्धी केंद्रक होता है, ध्यान से सुनने, ये निषेचन में पढ़ेंगे हम आगे, ये वर्धी केंद्रक जो होता है ना, ये इस वर्तिका की कोशिकाओं को गलाने वाले जो एंजाइम होते हैं, जिनमें मुख्य एंजाइम प्रोटीएज और सेल्यूलेज होता है, प्रोटीएज और सेल्यूलेज का क्या करेंगे, ये श्रावण करते हैं, जिससे इस वर्तिका में क्या बनेगा, रास्ता बनता हुआ चला जाता है, धीरे 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 रास्ता बनता हुआ चला जाएगा। फिर अगली अवस्था में क्या होगा कि ये पराग नलिका जो होती है वो धीरे धीरे अंडाशय की ओर बढ़ेगी, अर्थात पोलन ट्यूब जो होती है, पोलन ट्यूब की लंबाई में और वृद्धि होगी। आगे आगे क्या होगा, वर्धी केंद्रक होगा, वर्धी केंद्रक भी अगुणित है और जनन केंद्रक भी अगुणित होता है। तो वर्धी केंद्रक जो होता है, वर्धी केंद्रक के पीछे जो जनन केंद्रक होता है, ये जनन केंद्रक एक समसूत्री विभाजन करता है। एक समसूत्री विभाजन करने के बाद में ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। अब इन दोनों केंद्रकों को हम नर युग्मक केंद्रक के नाम से जानते हैं, नर युग्मक केंद्रक, और ये 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और एक केंद्रक अर्थात एक नर जनन केंद्रक से 2 जनन केंद्रकों का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है, या नर युग्मकोद्भिद का विकास। सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद का निर्माण देखा था। नर युग्मकोद्भिद के निर्माण में क्या था कि पराग कण में एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण होना, पराग कण या अगुणित कोशिका में एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण होना। ये जो घटना होती है या ये जो क्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। ठीक है, जब परागकण 2 केंद्रक वाले हो जाएंगे तब इनको क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद के नाम से या मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानेंगे। आगे हो गई शायद सबके समझ में। दूसरा निर्माण हो गया है इसका, भाई निर्माण हो गया। अब इसमें क्या होगा, विकास होगा। विकास का मतलब क्या है, इसमें वृद्धि होगी। तो जब इसमें वृद्धि होगी
तो वो पराग कोश से बाहर होगी और कहां पे होगी, पुष्प की वर्तिकाग्र पे होगी। ये ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स कहां पे होगा, तो वो कहां पे होगा, वर्तिकाग्र पे। अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास कहां पे होगा, वर्तिकाग्र पे। और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण यदि पूछे तो वो कहां होगा, लघु बीजाणुदानी या पराग कोश के अंदर होगा। आ गया होगा शायद सबके समझ में ये। चलो आगे देखते हैं। अब सुनो आगे कि जैसे ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ है, नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बाद में फिर हम क्या करेंगे, नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में देखेंगे। तो विकास कैसे होगा, जैसे ही परागकण निकल के कहां पहुंचे, पुष्प की वर्तिकाग्र पर। अब ये जो परागकण यहां पहुंचे हैं ना, ये 2 केंद्रकीय अवस्था वाले हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 कोश के चरणों में जड़ते हैं। तो 2 केंद्र की अवस्था में जड़ रहे हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये जो परागकण होते हैं, जैसे ही ये वर्तिकाग्र पे पहुंचे ना, तो वर्तिकाग्र से जल और पोषकों को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद में फिर क्या होगा कि इनके जो जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र, तो सबसे नजदीकी जनन छिद्र, वर्तिकाग्र के सबसे नजदीकी जनन छिद्र जो होगा ना, उस जनन छिद्र से एक छोटी सी अतिवृद्धि निकलेगी। और उस अतिवृद्धि धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होती जाएगी और वो वर्तिका में अंदर की ओर प्रवेश करेगी। इस अतिवृद्धि को हम पराग नलिका या पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, इस पोलन ट्यूब, जैसे ये पोलन ट्यूब बनने लगी ना, सबसे पहले वर्धी केंद्रक जो होता है वो इस पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले कौन आएगा, वर्धी केंद्रक। और वर्धी केंद्रक बड़ा होगा। वर्धी केंद्रक आया या कायिक केंद्रक आया, उसके पीछे पीछे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगी, इसके पीछे पीछे कौन आ जाएगा, जनन केंद्रक आ जाता है। कहां पे, पोलन ट्यूब के अंदर। और पोलन ट्यूब जैसे और आगे की ओर बढ़ेगी तो जनन वर्धी केंद्रक में कोई विभाजन नहीं होगा। वर्धी केंद्रक में जनन केंद्रक जो होता है ना, ये जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 भागों में या 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। और इन केंद्रकों को हम प्रथम नरयुग्मक केंद्रक और द्वितीय नरयुग्मक केंद्रक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इनको नरयुग्मक केंद्रक बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड इनको नाम दे देना, प्रथम और द्वितीय नरयुग्मक केंद्रक इनको बोलेंगे। तो ये एक केंद्रक से, ध्यान देना, देखो परागकण एक केंद्र की अवस्था है, नरयुग्मकोद्भिद 2 केंद्र की अवस्था है। और नरयुग्मकोद्भिद का विकास जो है अर्थात पोलन ट्यूब का निर्माण, ये कितने केंद्र की अवस्था है, 3 केंद्र की अवस्था है। तो जनन केंद्रक का, ध्यान से सुनो, जनन केंद्रक जो है हमारे पास, ये जनन केंद्रक का एक भाग से 2 भागों में बंटना, यही घटना जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास। आया होगा शायद समझ में कि नर युग्मकोद्भिद का विकास किसे कहते हैं, नर युग्मक केंद्रक, जनन केंद्रक का 2 अगुणित केंद्रक या नर युग्मक केंद्रकों में परिवर्तन या निर्माण होना, वही क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद का विकास। और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पूछे तो क्या होगा कि परागकण में एक केंद्रक का 2 केंद्रकों में विभाजित होना या 2 केंद्रकों का निर्माण होना, वो क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहलाएगा। शायद सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको चित्र को देख लेना। ये चैप्टर इतना इजी है, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है। ठीक, अब जो लैंग्वेज नहीं बता रहे, जो नहीं समझा पा रहे, वो उनकी परेशानी है, कोई ना कोई बहाने से। बिल्कुल किताब पे डिपेंड मत रहो। किताब का काम ये है कि आपके लिए अच्छी एक्सप्लेनेशन देना, बस। एनसीईआरटी का काम यही होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करना, वो एनसीईआरटी होती है। तो यहाँ डायग्राम जो है ना, इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत है कि आपको केवल और केवल डायग्राम समझने हैं। डायग्राम यदि आपने समझ लिए तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें लैंग्वेज सेट करनी है आपको। तो यहाँ पे
आपके लिए क्या करना है कि इसमें लैंग्वेज सेट करनी है कि सबसे पहले क्या है, ये परागकण, ठीक है, परागकण से एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए और ये दो केंद्रक कहाँ गए, वर्तिकाग्र पे, और फिर इनमें क्या हो रही है, एक जन्मपोट से अतिवृद्धि बन रही है, फिर इसमें क्या आ गया, वर्धी केंद्रक आ गया, जनन केंद्रक पीछे रह गया, फिर जैसे ही ये और लंबी नलिका बनी इसमें वर्धी केंद्रक जनन केंद्रक दोनों आ गए। अगली स्टेज में क्या हो रहा है, दो नरयुग्मक केंद्रकों का निर्माण हो रहा है, किसमें, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से। ठीक है यहाँ तक। और चित्र आप लोग दिमाग में बैठाना, बायोलॉजी इतनी इजी है, यदि आप लोग चित्र से पढ़ोगे, डायग्राम में भाषा सेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी लगेगी, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका कौन सा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो हम लोग देखो कौन कौन सी चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सुनो, यही कि इसको मिटाने से पहले इसी में एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसी के साथ देखो क्वेश्चन ये है कि मान के चलना परागकोश जो है, परागकोश में किसका निर्माण हो गया, परागकण का निर्माण हो गया और परागकण से नरयुग्मकोद्भिद अवस्था बन गई। ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, परागकोश में स्फुटन हुआ, ठीक, मतलब परागकोश कहीं ना कहीं से वो फट गया और फटने के बाद में परागकण कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने पे जरूरी नहीं है कि ये परागकण जो होंगे वो अंकुरित हो ही जाएंगे, अर्थात इनमें पोलन ट्यूब वगैरह बन ही जाएगी, कोई जरूरी नहीं होता है। उसके लिए क्या होगा, इस वर्तिकाग्र का भी मैच्योर होना जरूरी होता है। जब तक वर्तिकाग्र या स्टिग्मा अनमैच्योर है तब तक परागकण जो होते हैं वो डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि डेवलप परागकणों के डेवलप होने के लिए ये वर्तिकाग्र बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो इनका मैच्योर होना भी क्या होगा, परिपक्व होना भी जरूरी होता है। अब दूसरी बात कि जैसे ही परागकण यहां से बाहर निकले तो इनका भविष्य क्या होगा, मतलब कितनी देर तक ये जीवित रह सकते हैं, परागकण जो हैं वो कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं। तो ये एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है इनमें से कि जैसे ही परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे 2 या 3 केंद्र की अवस्था में, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग जाति के जो पादप होते हैं ना, उनमें ये क्षमता अलग अलग होती है। अलग अलग जाति के जो पादप होते हैं, किसी पादप के अंदर जैसे गेहूं चावल है, हमारी धान फसलें जो हैं गेहूं चावल, ठीक है, अर्थात ये ग्रेमनी कुल के अंदर आता है गेहूं। हमारे यहाँ गेहूं उगता है और गेहूं का जो कुल है वो होता है ग्रेमनी कुल या पोएसी कुल के नाम से इसको जानते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, जैसे ही परागकण परागकोश से बाहर निकलेंगे तो ये लगभग 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक क्या रहेंगे, ये जीवित रहते हैं। उसके बाद में क्या होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। तो परागकणों का भविष्य या परागकणों की जीवन क्षमता, यहाँ सवाल उठ रहा है कि परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, परागकणों का भविष्य क्या होगा, कैसे भी आ जाएगा। यदि हम गुलाब को देखें, गुलाब का फूल आपने देखा होगा, पौधा भी आपने देखा होगा। गुलाब जो होता है, गुलाब को रखा है हमने रोजेसी कुल के अंदर, गुलाब रोजेसी कुल के अंदर आता है। दाल हमारी लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आती हैं, ठीक है। आलू बैंगन टमाटर ये हमारे सोलेनेसी कुल के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, रोजेसी हो, लेग्यूमिनेसी कुल हो या सोलेनेसी कुल हो, इनमें जब भी परागकण निकलेंगे तो ये कुछ माह तक अर्थात कुछ महीनों तक ये क्या रहेंगे, जीवित रहते हैं, कुछ महीनों तक। उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लगभग 3 से 5 माह या 6 माह, कहीं कहीं आपको 3 से 5 माह मिल जाएगा या कहीं कहीं आपको लिए 4 से 6 माह मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ माह तक ये क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। अच्छा, वैज्ञानिकों ने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ये नहीं पूछे अब तक जीवन क्षमता वाले। एक शब्द है हमारे पास में क्रायो प्रिजर्वेशन।
क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको बोलते हैं हम निम्न, हिंदी में निम्न ताप परिरक्षण। ठीक है, हिंदी में निम्न ताप परिरक्षण के नाम से जानते हैं। फिर सुन लेना है सभी, और देखने वाले, ऑब्जर्वेशन करने वाले जो हैं वो ध्यान से सुनना कि क्रायो प्रिजर्वेशन शुद्ध शब्द है, निम्न ताप परिरक्षण जो है वो बनाया हुआ शब्द है। इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कि इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन को निम्न ताप परिरक्षण ही बोलेंगे हिंदी में, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ी है हिंदी इसकी निम्न ताप परिरक्षण पढ़ी है। और ये जो आएगा ना आपको क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से आएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो देखो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं कि वैज्ञानिक, ये कृत्रिम विधि होती है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया था, युग्मकों को, जो नर युग्मक होते हैं, जंतु हो अथवा पादप किसी के भी हो, युग्मकों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे तरल नाइट्रोजन के अंदर, तरल नाइट्रोजन जो होती है उसमें क्या रखना, सुरक्षित रखना। युग्मकों को, नर युग्मकों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखने की जो विधि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परिरक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोर्ड में पूछा, राजस्थान बोर्ड की बोल रहा हूं, राजस्थान बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा था कि निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्लियर है शायद सबके कि युग्मकों को या नर युग्मकों को, जंतु के या पादप के किसी के भी, उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखने की जो विधि है उसे ही क्या बोलेंगे, निम्न ताप परिरक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा, निम्न ताप परिरक्षण का जो प्रयोग होता है ना, वो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, उच्च क्वालिटी के या उत्तम किस्म या उत्तम नस्ल के जो पौधे या जंतु होते हैं उनके युग्मकों को लेके सुरक्षित रखते हैं, ताकि आने वाली संतति जो होगी ना वो भी कैसी हो, उत्तम क्वालिटी की हो। इसलिए इस विधि को काम में लेते हैं। ठीक है, अब अगली घटना आती है, ये तो हो गए किसके बारे में, इनका भविष्य क्या होगा। दूसरा एक शब्द आता है हमारे पास में, पराग एलर्जी। पराग एलर्जी क्या होती है, देखो पराग एलर्जी क्या होती है, सुनना ध्यान से, कि कुछ पादपों के परागकण जो होते हैं, कुछ पादपों के परागकण वो क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर, मनुष्य में या जीवों में वो क्या कर देंगे, दमा, अस्थमा, ठीक है, खुजली या एलर्जी जैसी स्थिति पैदा करते हैं। तो यही क्या कहलाती है, एलर्जी। मतलब पराग कणों के द्वारा मानव में या जीवों में यदि एलर्जी उत्पन्न हो तो उन पराग कणों को या उसको हम क्या बोलेंगे, पराग एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, माउंट आबू शायद सिरोही जिले के अंदर है, सबने सुना होगा माउंट आबू के बारे में। तो माउंट आबू जो है ना, माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, एक खरपतवार पाई जाती है, पार्थोनियम, पार्थोनियम, या इसको गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, गाजर घास, या इसको कॉग्रेस घास के नाम से जानते हैं। कॉग्रेस, कांग्रेस मत करना, ये कॉग्रेस है, कॉग्रेस घास या गाजर घास या इसको पार्थोनियम बोलते हैं। तो ये क्या है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं। अब बारिश के मौसम में हमको पता ही है कि बारिश के मौसम में सब जगह धरती पे सब जगह क्या होती है, हरियाली ज़्यादा होती है। तो उस समय क्या होता है, ये पहाड़ी इलाकों से इनके परागकण जो होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं। अब पहाड़ों से कोई चीज़ उड़ेगी तो वो धीरे धीरे कहाँ आएगी, मैदानी इलाकों में आएगी। परागकण बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और वो वायु में उड़ते रहते हैं।
तो जैसे ही हवा जो होगी वो धीमी पड़ेगी तो ये कहाँ होंगे, नीचे की ओर गिरने लगेंगे। तो पहाड़ों से उड़ के ये कहाँ आएंगे, मैदानी इलाकों में, और मैदानी इलाकों में ये क्या करते हैं, मानव के अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कॉकरेज घास या पार्थोनियम के परागकण जो हैं वो मानव के अंदर क्या कर रहे हैं, एलर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये पराग एलर्जी शब्द हो गया कि पराग कणों के कारण होने वाली एलर्जी जो होगी वो ही क्या होगी, पराग एलर्जी कहलाएगी। ये एलर्जी के बारे में विस्तृत वर्णन जो है पूरा एक्सप्लेन हम लोग 8वें चैप्टर जो आएगा आपका, ठीक है, रोग वाला, डिसीज वाला और हेल्थ वाला, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर एलर्जी सारे रोगों को लेके चलेंगे, सब रोग उसके अंदर आएंगे। अब एलर्जी जो है, एलर्जी क्यों होती है, वो भी किससे, पराग कणों से। इसका रीजन सुनना कि आपको बताया था कि पराग कणों में पराग कोश की एक भित्ति होती है जिसका नाम होता है टेपिटम। पराग कोश की या लघु बीजाणु दानी की एक भित्ति होती है जिसका नाम है टेपिटम, और टेपिटम की कोशिकाएं कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करेंगे। ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पराग कणों में जो स्पोरोपोलेरिन मिलेगा, ये पराग, मान लिया परागकण है, जो स्पोरोपोलेरिन है इस पे जाके ये क्या हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं यहाँ पे गुहाओं में, और इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन किट के नाम से भी जानते हैं, पोलन किट। और ये पोलन किट या ये जो रासायनिक पदार्थ है ना, ये क्या करते हैं, वातावरण की नमी के कारण, कल भी बताया था, ये वातावरण की नमी या आर्द्रता को ग्रहण करके ये किसके रूप में काम करते हैं, फिर एलर्जन के रूप में काम करते हैं। एलर्जन बोलते हैं एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम एलर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आया होगा शायद सबके समझ में। तो रीजन क्या है, देखो पराग एलर्जी का रीजन यदि कोई पूछे आपसे तो इसका रीजन क्या है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम आपको पता ही है, टेपिटम जो है वो क्या है, पराग कोश की सबसे आंतरिक भित्ति होती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं और वो किसका निर्माण करेंगे, स्पोरोपोलेरिन के ऊपर जमा होकर पोलन किट बनाएंगे। और ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो वातावरण की नमी को, और नमी कौन से मौसम में होगी, बारिश के मौसम में, तो नमी को ग्रहण करके वो क्या करेंगे, एलर्जी वाले कारक का निर्माण करेंगे या एलर्जन का निर्माण करते हैं। और यही परागकण जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आएंगे तो मनुष्य में वो क्या उत्पन्न करेंगे, एलर्जी रोग उत्पन्न करेंगे। और ये एलर्जी जो हो रही है वो पराग कणों के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पराग एलर्जी के नाम से जानते हैं। आया होगा शायद समझ में ये। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है इसी में कि पराग कण जो होते हैं ना, पराग कणों का उपयोग किस में होता है, ये देखना है। बाहर यदि हम कमर्शियल पर्पस से देखें तो पराग कणों का उपयोग देखना कि पराग कण जो होते हैं ना ये ऊर्जा से, उच्च ऊर्जा से युक्त होते हैं। पराग कण जो हैं वो ऊर्जा युक्त होते हैं और इनका उपयोग जो है, वर्तमान में पराग कणों का उपयोग भोजन के संपूरक जो होते हैं, भोजन के संपूरक जो होते हैं, अर्थात फूड कॉम्प्लीमेंट के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। भोजन के संपूरक, ठीक है, फूड सप्लीमेंट के रूप में पराग कणों का हम उपयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है, इसका उपयोग, इससे क्या बनाई जा रही है, कई प्रकार की टैबलेट्स भी बनाई जा रही हैं, या कई क्या बनाए जा रहे हैं, कैप्सूल भी बनाए जा रहे हैं। और इन टैबलेट या कैप्सूल का उपयोग जो होता है ना, वो खिलाड़ी, धावक या घोड़े जो होते हैं, अश्व जो होते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं, उनके लिए किया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और खिलाड़ी हो या धावक हो या रेस वाले घोड़े या अश्व हो, उनका काम क्या होता है, ज़्यादा मेहनत करने का, इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम,
इसके परागकण से बने हुए जो संपूरक पदार्थ होंगे उनका प्रयोग करेंगे या परागकणों का उपयोग करते हैं। और वर्तमान में क्या है, इसकी सिरप वगैरह भी बनाई जा रही हैं। परागकणों का उपयोग सिरप बनाने में भी करते हैं। क्यों करते हैं, वही बात, क्योंकि इससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा वाली जो सिरपें होती हैं, जो ऊर्जा प्रदान करती हैं, उनमें भी परागकण पाए जाते हैं या उनमें ही परागकण मिलाए जाते हैं। अगला, परागकणों का उपयोग क्रीम या पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। ये आपको बताई दिया, क्यों, क्योंकि परागकण जो होते हैं ना, परागकण सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो होती हैं उनसे क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और इसलिए इनका उपयोग हम सौंदर्य प्रसाधन या क्रीम पाउडर बनाने में भी करते हैं। तो ये पराग उत्पाद हो गए। पहला हमने देखा था कौन सा, परागकणों की जीवन क्षमता या परागकणों का भविष्य, जो हर जाति के अंदर कैसा होगा, हर जाति के पादपों में अलग अलग होता है, हर जाति के पादप में। दूसरा हमने देखा था पराग एलर्जी। पराग एलर्जी क्या होती है, किससे होती है और क्यों होती है, ये रीजन भी बता दिया। और थर्ड हमने देख लिया था कि पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो परागकणों का उपयोग ऊर्जा युक्त जो भी सप्लीमेंट हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात भोजन के संपूरक के रूप में भी हम परागकणों से बने हुए जो उत्पाद होंगे, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इनका प्रयोग करेंगे और इनका उपयोग क्रीम या पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट, इस चैप्टर का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और सबसे लेंथी यदि देखें ना तो यही स्टेप है। 4 स्टेप में इसको हम बांट के चलेंगे। 4 स्टेप में इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ी इसमें। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी जो 11वीं क्लास का टॉपिक था, कई जगह पे नहीं पढ़ाया था, खासकर खेड़ली के अंदर पुष्प के बारे में बात करी थी। इसके बारे में हमने समझाया था और पुष्प में भी हमने मेन जो चीज़ ली थी वो लिए थे पुमंग और जायांग। ये बताए थे आपको, ये 2 सबसे ज़्यादा काम में आएंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, देखो लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लैंगिक जनन के अंदर बताया था कि युग्मकों का निर्माण देखना है पहले, और युग्मक निर्माण के बाद में फिर युग्मकों में संलयन की क्रिया को देखेंगे। तो युग्मक निर्माण में सबसे पहले हमने ले लिया था पुमंग के बारे में, पुमंग को लिया था। पुमंग की इकाई जो थी वो कौन सी होती है, पुंकेसर। ठीक है, नर जनन भाग होता है, पुंकेसर लिया था। और पुंकेसर में सबसे पहले हम लेके चल रहे थे पराग कोश के बारे में, पराग कोश। तो पराग कोश की सबसे पहले त्रिविमीय काट देखी थी, पराग कोश की त्रिविमीय काट। और त्रिविमीय काट में हमने देखा था कि द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी और 1 पालित परागकोश अर्थात मालवेसी कुल के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। फिर हमने देखा था, ये तो पहला पॉइंट, फिर आगे हमने देखा था लघु बीजाणुधानी परागकोश की अनुप्रस्थ काट। दूसरा पॉइंट ये देखा था परागकोश की अनुप्रस्थ काट, जिसमें हमें 4 भाग मिले थे, 4 विश्व मिले थे, बीच में कनेक्टिव टिश्यू थे, बाहर की तरफ भित्ति स्तर, भीतर की तरफ लघु बीजाणु जनन ऊतक, ये हमें मिले थे। फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, 4 जो लघु बीजाणुधानियां मिली थी उनमें से हमने 1 लघु बीजाणुधानी उठा ली, 1 लघु बीजाणुधानी की संरचना देखी थी।
एक लघु बीजाणुदानी की संरचना। और संरचना में हमने क्या देखा था, सबसे बाहर की ओर तो क्या मिलते हैं, भित्ति स्तर, और भीतर की ओर वही लघु बीजाणु ये मिले थे। भित्ति स्तर 4 प्रकार के थे। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर, और चौथे नंबर पे आता था टेपिटम। 4 प्रकार के ये स्तर पड़े थे। लघु बीजाणु जनन ऊतक, इनमें देखा था कि इनसे किनका निर्माण होगा, मात्र कोशिकाओं का, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु कैसे थे, अगुणित। इसके बाद में अगला पॉइंट हमने देखा था कि लघु बीजाणु धानी जो है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होगा ये देखा था, या परागकोश का निर्माण, लघु बीजाणु धानी का निर्माण। तो हमने देखा कि जब भी पुष्प कलिका अवस्था में होता है, कलिका अवस्था से मतलब होता है जब पुष्प बाह्य दलों से क्या रहेगा, ढका हुआ रहेगा। किसी भी पादप के अंदर आप देखना, जहां पुष्प खिलते हो ना, तो पुष्प खिलने से पहले वो छोटा सा अंडाकार संरचना के रूप में होगा, छोटी सी अंडाकार संरचना, उसी समय इनका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो जब इनका निर्माण होता है तो सबसे बाहर जो एपिडर्मिस होती है, जो आपको मैंने पहले क्यूटिकल भी बताई थी, एपिडर्मिस के नीचे की ओर हाइपोडर्मल लेयर होता है। हाइपोडर्मल लेयर की कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, आर्की स्पोरियल सेल की, हाइपोडर्मल की कोशिकाओं से आर्की स्पोरियल सेल बनी। आर्की स्पोरियल सेल में एक परिणत विभाजन हुआ, परिणत, और परिणत विभाजन होने से 2 प्रकार की कोशिकाएं बन गई। एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, इनका निर्माण हो गया। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो थी ना, इसने क्या किया, विभाजन करके या समसूत्री विभाजन करके 3 स्तरों का निर्माण किया। ये ध्यान रखना, टोटल भित्ति स्तर पूछे तो 4 होते हैं, एपिडर्मिस सहित टोटल 4 होते हैं। और प्राइमरी पैराइटल से निर्मित भित्ति स्तर पूछे तो 3 होते हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो ये भित्ति स्तर यहाँ बन गए। इसके बाद में दूसरी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होती है, इससे किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन ऊतकों का निर्माण होगा। फिर इनमें से कुछ कोशिकाएं मात्र कोशिका की तरह काम करेंगी और उनमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, ये हमने बताया। इसके बाद में 5वां पॉइंट पढ़ा था हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन, देखो लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, इन ऊतकों से मात्र कोशिका और लघु बीजाणु बन रहे हैं। तो मात्र कोशिकाओं से या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण होना, लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। ये बताया ना, जनन शब्द जहां भी आ जाए और जिसके फेवर में हो उसी का निर्माण दिखाओ। और जब नई कोशिका बनेगी ना, तो नई कोशिका जब बनेगी तो उसकी कोई ना कोई मदर सेल जरूर होती है। तो मात्र कोशिका से या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण, यही क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अगला है इसकी प्रोसेसिंग बताई थी पूरी कि सबसे पहले क्या होगा, ये लघु बीजाणु जो बनते हैं ना, एक मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और ये 4 लघु बीजाणु जो होते हैं, ये प्रारंभ में आपस में कैलोज नामक शर्करा से जुड़े हुए होते हैं, कैलोज से जुड़े हुए मिलेंगे। बाद में क्या होता है, कैलोज का धीरे धीरे अपघटन होगा। कैलोज का अपघटन करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम बनेगा, शर्करा है। अब पिछली साल जिन बच्चों ने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने 11th क्लास की 4th यूनिट के अंदर, 4थी यूनिट जो है उसमें एंजाइम वाले यदि आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको एंजाइमों के नाम भी आसानी से याद होंगे। तो कैलोज नाम के
जो शर्करा होती है ना, उसको अपघटित करने के लिए एंजाइम कौन सा काम में आएगा, कैलेज नाम का आएगा। और कैलेज से धीरे धीरे कैलोज क्या हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी। और अपघटित होने के बाद में ये लघु बीजाणु आपस में कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इनको क्या बोलेंगे हम, परागकण। लघु बीजाणु भी वही है पर वो जुड़े हुए थे, और इनको परागकण, एक ही नाम है ये। अब अगला देखा था हमने परागकण की संरचना, 6वां पॉइंट। परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना में हमने देखा परागकण जो होते हैं ना, वो एक कोशिकीय अगुणित केंद्रक, एक कोशिकीय अगुणित एक केंद्रकीय संरचना होती है, लगभग गोल आकृति की होती है। सबसे बड़े आकार के परागकण आपको बताए थे किसके होते हैं, मिराबिलिस जलापा के। सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्फिस्टिस के पाए जाएंगे। अगला, परागकण जो होते हैं ना, परागकण पे दो प्रकार के आवरण मिल रहे हैं, कौन कौन से, बाहर की ओर एक्साइन, भीतर की ओर इंटाइन बताया था। एक्साइन जो होता है मोटा खुरदरा अलंकृत होता है, और इस पे स्पोरोपोलिन का जमाव होता है। स्पोरोपोलिन के कुछ कार्य बताए थे कि ये इनका जैविक भौतिक अपघटन नहीं होने देगा। दूसरा, इनको जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखता है, ठीक है। और इनको क्या करता है, प्रतिरोधकता प्रदान करता है। कई सारे स्पोरोपोलिन के काम भी थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। आने को तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जब राजस्थान सरकार ने या फिर एनसीईआरटी ने या राजस्थान बोर्ड ने जब आपके लिए बुक चलाई है, तो पूरी ही बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है इनमें से, सारे के सारे मोस्ट हैं। हमारे फैमिली में मान के चलना 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 मेंबर हैं, तो हमारे लिए वो पांचों की पांचों क्या हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो। ऐसा नहीं है कि इनमें से केवल एक ही हमारे लिए स्पेशल मोस्ट होगा। सभी की सभी, हमारे बहन भाई माता पिता सभी हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही पूरी की पूरी बुक के जितने चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ने के लिए हैं। कोई मोस्ट नहीं है कि आने लायक कौन सा है कौन सा नहीं है। जिनको पास होना है वो पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर जो हुए हैं उनको ले लेना, उनको पढ़ लेना, केवल पास हो जाएंगे उनसे। और जिनको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, वो पूरा ही चैप्टर पढ़ना। वो एक चीज़ भूल जाना कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको भूल जाना बस। वो उनको एक लाइन याद रखनी है कि सारा टॉपिक या सारा चैप्टर क्या है, मोस्ट है। तो परागकण की संरचना हो गई, ठीक है। बाहर एक्साइन, भीतर की ओर इंटाइन। एक्साइन के 3 लेयर होते हैं, एक्साइन 3 लेयर के अंदर होती है, और इंटाइन जो होती है वो एक ही लेयर की होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, कोमल पतला स्तर होता है। उसी पे क्या मिलते हैं, जनन छिद्र, जहाँ स्पोरोपोलिन जमा नहीं होगा, ठीक। और हर जाति के अंदर इनका आकार अलग अलग होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है। और इन पे पोलन किट का निर्माण होता है, किसके द्वारा, टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा। टेपिटम की स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं, ये स्रावी कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी, पोलन किट का निर्माण करती हैं। और पोलन किट क्या करता है, पराग कणों को रंग, मतलब गहरा रंग प्रदान करेगा, प्लस उनको क्या बनाएगा, चिपचिपा बनाएगा, ताकि कीटों के शरीर से वो चिपक सकें। परागकण की संरचना के बाद में अगला टॉपिक देखा था हमने, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, ये देखा था। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण क्या है कि जो परागकण होता है इसका एक केंद्रक, इससे कितने केंद्रक बन जाना, 2 केंद्रक बन जाना। ये क्या कहलाएगी, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहलाएगा। और परागकण की हमें पता है, परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था होती है। अब यहां तक की जो क्रिया है, यहां तक की ये क्रिया जो हुई थी ना, लघु बीजाणु जनन, और ये क्रिया किसके अंदर होती है, लघु बीजाणु धानी या पराग कोश के अंदर संपन्न होती है, ये वाली जो घटना है। अब क्या होगा, अगला हमने देखा था पराग कोश का स्फुटन।
पराग कोश का स्फुटन देखा था कि पराग कोश का स्फुटन कब होगा, जब नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणुओं को पोषण देंगी पहले तो, उसके बाद में टेपिटम लेयर पोषण देगा, उसके बाद में मिडिल लेयर पोषण देते हुए खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां होती हैं वो जल अवशोषित नहीं करेंगी तो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी, तो जहां से गैप बनेगा ना वहीं से पराग कोश में क्या होगी, दरार बन जाएगी और पराग कोश का स्फुटन होगा, और स्फुटन होने पे परागकण जो होंगे वो कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब भी वो बाहर निकलेंगे तो अधिकांशतः इस अवस्था में बाहर निकलेंगे, मतलब द्विकेंद्र की अवस्था में वो अधिकांशतः बाहर निकलेंगे। स्फुटन के बाद में अगला हमने पॉइंट देखा था नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है ये कहां पे होगा, वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। इसमें क्या होता है, जो जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में विभक्त। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि इसमें किसका निर्माण होगा, पराग नलिका का निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होगा नर युग्मकोद्भिद के विकास में। और अंतिम पॉइंट हमने देखा था कि पराग एलर्जी या पराग कणों का भविष्य, और पराग एलर्जी और पराग उत्पाद, ये हमने देखे थे। तो कुल मिला के पादप के अंदर या पुष्प के अंदर हमने नर जनन भाग से संबंधित सारे यहाँ पे पॉइंट हमने देख लिए। ये आपका पहला स्टेप है, सबसे ज़्यादा लेंथी यही है, मतलब ये चैप्टर लगभग आपका 40% कंप्लीट हो चुका है, ये वाला चैप्टर। ध्यान से सुन लेना, कौन कौन से हमने पॉइंट देखे हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहो तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप इनको उतार सकते हो ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। 10 स्टेप हो गए आपके, पहले स्टेप में 10 पॉइंट हैं आपके, इनको एक बार नोट कर लेना कौन कौन से हमने पढ़े हैं, 1 मिनट में फटाफट। तो शायद लिख लिए होंगे आपने ये। तो ये आपके नर जनन भाग से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, वो यहाँ कंप्लीट हुए। कल हम लोग मादा जनन भाग के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन भाग में क्या आएंगे, जायांग के बारे में आएगा, बीजांड के बारे में, मादा युग्मकोद्भिद के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनकी आपके लिए धीरे धीरे PDF इनकी मिलती हुई चलेगी, पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए सारी चीज़ मिल जाएंगी। दूसरी बात कि सैटरडे को ध्यान रखना,
सैटरडे को आपके जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको एक फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और वो क्वेश्चन पेपर आपको जितना हो सके ना उतनी ईमानदारी से करना है, और उसकी आपको घर पे ही बैठ के आराम से, घर में रहो बिल्कुल, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, घर में बैठ के आराम से उसको एक पेपर में या एक पेज लेके उस पर सॉल्व करना, उसके आंसर लिख के, और जो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं स्कूल के उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, ताकि आपकी लेवल जितनी भी है, या आपकी एक तरह से ये मान के चलना आपकी टैली हो जाएगी, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको याद है, वो सारी चीज़ हो जाएगी। और आपके सबसे अच्छी बात आपके लिखने का तरीका कि बोर्ड में आप किस तरह लिख के आएंगे, क्योंकि इस बार तो क्या है एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं, आपको सबको पता है। नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, आपके एग्ज़ाम 100% होंगे 2022 के अंदर। तो वो आपके लिखने की जो कला होगी ना कि आप कैसा लिख के आ रहे हैं, कैसा नहीं लिख के आ रहे, वो आपको बता देंगे यहाँ पर। प्रैक्टिस से होगा ये, नॉलेज पूरी लेके चलो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप ग्रहण करो। ये नहीं कि किताब में 2 लाइन है तो हम केवल 2 लाइन ही ग्रहण करेंगे, ये नहीं, वो हम बाद में देखेंगे कि पेपर में हम कैसे लिख के आएंगे जो आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। वहाँ आपको 56 में से 56 नंबर लेने हैं, उसका तरीका अलग है। अभी तो केवल और केवल जो आपका ज्ञान है ना उसमें वृद्धि करो, आप किताब तक ही सीमित मत रहो, फिर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, इनको एक बार पढ़ना, इनकी भी आपको आज PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।